अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की दिल को लुभाने वाली बातों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इस तरह की बात की है मेरे हवाले से, क्योंकि आपके साथ तो बातचीत होती रहती है बहुत अच्छी। और आप मेरी अंदरूनी सारी क्वालिटीज़ को भी जानते हैं, और जितना भी मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से पंजाब के अंदर जी हाँ, आपको सारा मालूम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू बड़ी सेर हासिल रहेगी। लो, क्या काम कर रहे हैं जी पंजाब में आप? जुनैद साहब, आपने तो कहा था कि 1 to 1 गुफ्तगू होगी, आपने तो आते ही मेरे ऊपर वेड़ा खोल दिया। बुज़दार साहब मैंने दानिश्वर रखे हुए हैं। शाबाश है, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं रखे हुए हैं जैसे आपने करूंडे मारने वाले बिल्ले रखे हुए हैं। बुज़दार साहब, हम अक्लमंदी की दानिश की बातें करते हैं यहाँ बैठकर, बल्कि इनको भी बताते हैं। यानी जुनैद भाई, ये आपका थिंक टैंक है जी, बदकिस्मती से। तो बीच में एक आध टैंक तो नया ले लेते, सारे ही जंगारे हुए लिए हुए हैं आप। 2 थिंक टैंक है, 1 थिंक सिरिंज है। बहरहाल जुनैद साहब, मैं तो आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ था। आपकी मेहरबानी, जरा आप खामोश रहिए। संजीदगी प्लीज। जी, हम तो आपके फैन हैं। हम तो उस बात पे भी जो समनाबाद आपने डूंगी ग्राउंड में समंदर बनाया था ना, हम तो वहीं से फैन हो यार गए। ठीक है, तो गाल तो सुनो बुज़दार साहब, क्या आदे पे जरा एक मिनट खामोश थी वजह। ये बात है असल में, पहले आप बात सुनेंगे तो आपको बात का मजा भी आएगा। बॉस आप बात करें। जुनैद साहब, ये जो मेरे लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मेरे हवाले से बात की है ना, आप यकीन जाने ये सुनहरी हरूफ से लिखा के चांदी के फ्रेम में लगाने वाली। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है बुज़दार साहब के बारे में? नहीं, क्या कहा? खान साहब ने कहा है कि उस्मान बुज़दार की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने कामों की तशहीर नहीं करते, पब्लिसिटी नहीं करते। और समझ आइए तो आपको होए असि तो सुन नहीं सकते हो। क्या ना सुनने वाली क्या बात है? खान साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर की तारीफ की है बल्कि। उस पे कह रहे हैं हम तो सोन ही नहीं सकते। जुनैद साहब, ये दानिशवार हैं या मलंग भर्ती की है? वज़ीर आज़म ने कहा है कि काम तो इतने किए हुए लेकिन वो ठीक तरह से अवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे। जुनैद साहब, वैसे आपस की बात ये है 1 to 1, इसलिए मैं कह रहा था कि गुफ्तगू करूं और आपके सामने दिल के फफोले फोलूं। हाँ जरूर, कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करवा देते हैं। करवाएं जरा आप। जरा ऑफ करें जी कैमरा। जी फरमाएं प्लीज। ये पहले खान साहब कहते थे कि तशहीर नहीं करनी, काम करना है। अब आके लड़ते हैं कि काम करते हो तो उसकी तशहीर तो करो। शायद खान साहब ये कहना चाह रहे कि ना काम करते हो ना तशहीर करते हो। नहीं जुनैद साहब, वो कहते हैं कि इतना भी काम होवे तो तशहीर ही निकार होती। अब बात ये है कि सरकारी इश्तिहार जो है उसके भी खिलाफ हम बहुत बोल बैठे हुए हैं। हाँ ये तो है। प्राइवेट इश्तिहार अब इधर उधर की जो कंपनी है उनसे लेके तो तशहीर करनी पड़ रही है। अच्छा वैसे बुज़दार साहब देखें, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं आपकी इस बात पे तो हमेशा बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ कि आप सरकारी इश्तिहारों में अपनी तस्वीर नहीं लगाते। ये बहुत बड़ी खूबी। ये तो प्राइवेट कंपनियां जब इश्तिहार मेरे हवाले से देती हैं तो वो मेरी तस्वीर बीच में ठोक देती हैं। नहीं, आपकी जो शख्सियत का एक सहर है, करिश्मा है, वो तो है ना सर, वो तो फिर क्राउड पुलर है। अल्लाह आपका भला करे। ये चेजा नहीं ले रहे, सही बात कर रहे हैं। आप कहीं समझे कि चेजा ले रहे हैं। सर ये हमें दानिशवर समझते बात नहीं। कर रहे हैं बुज़दार साहब। नहीं, मैं समझता हूँ जुनैद साहब, आप दिल से कह रहे हैं। जुनैद साहब, बात ये है कि मुझे वैसे ही शुरू से तशहीर की आदत नहीं है। मैं अपने मोहल्ले में भी फलाई काम करता था तो तशहीर नहीं करता। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो मोहल्ले में कोई भी बंदा या कोई भी खातून पौड़ी पे चढ़ती थी ना, सीढ़ी पे, तो नीचे से सीढ़ी मैं पकड़ के खड़ा होता, मगर मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि सीढ़ी पकड़ने वाला मैं हूँ। कोई भी मोटरसाइकिल वाले का अगर स्टैंड बाहर निकला होता था और वो मोटरसाइकिल चला रहा होता था तो मैं पीछा करके उसको बताता कि भैया आ स्टैंड चा गिन। वो छाबड़ी वाला भी जुनैद साहब आया मोहल्ले में। ये बचपन की आपको बातें बता, ये बचपन से ही ऐसी आदत है मेरी, अल्लाह के फजल से
कोई छाबड़ी वाला मोहल्ले में आया, उसने 2 घंटे 3 घंटे उधर सौदा बेचा है, मगर जब जाने लगा है तो उसके साथ छाबड़ी मैंने ही उसके सर पे रखवाई। उसने अगर कहा भी है मेहरबानी, तो मैंने साफ कहा कि मेहरबानी वाली कोई बात नहीं, एक कद्दा अमरूद बस दे जा, अल्लाह तेरी खैर करे। देखो अमरूद तो मेरा हक बनता है। अब इतनी वजनी आपने चाबी उठाई है उसकी, एक अमरूद भी ना खाए। क्या बात है बुज़दार साहब, इतना दर्द दिल या राजेश खन्ना में देखा है या बुज़दार साहब में देखा है? बस भाई आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे भी हीरो समझते हैं, और अल्लाह के फजल से ये लोगों को 5 साल पूरे होने के बाद एहसास हो जाएगा वो कि लिखा होगा बाद में ट्रकों के पीछे आपकी तस्वीर के साथ, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जाते नहीं है जुनैद साहब। अब आपको ये भी बात बता दें, ये जो अपोजिशन वाले ये ऐसे ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, ये आज इलेक्शन करवा के देख लें, देना जरा इस्तीफे तो दे नहीं रहे, आपस में एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, जहां पे देने वाली चीज है वहां पे जाके देना, तो फिर इनको पता चले। इलेक्शन करवा के देखे, अगर पिछले से ज्यादा बड़े जोर से इलेक्शन ना जीते तो आप मुझे कहिएगा कि जा बुज़दार जा यार। अच्छा, जैसे जैसे देखिएगा, मुझे तो पूरा यकीन है कि वक्त गुजरता जाएगा ना तो बुज़दार साहब मजीद मैच्योर होते जाएंगे। जी हाँ। जैसे पुराना गुड़ जो है वो ज्यादा ताकतवर होता जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। जी सर, मैं यही कहने वाला था, सॉरी, कि पहले 2 साल मुश्किल होते हैं, वो आपने निकाल लिए। वो जो क्या कहते हैं कि बस अगला साल ही तेरे वास्ते मुश्किल है, तो या उदू अगला साल, तो या फिर उदू अगला, तो दे बाद तेनू आदत पै जा। वो खुद वसीम अकरम है, उनको पता है कि जो इब्तदाई ओवर्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, बॉल नहीं होती है, स्विंग कर रही होती है। वसीम अकरम को समझा रहे हैं हम। ये असल में बात है। ये और अभी भी मैं चेजा नहीं ले रहा। नहीं, मुझे पता है जुनैद साहब, आप दिल से मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह बेतहाशा आपके मोहब्बतों की वजह से ही बुज़दार अगले 5 साल भी निकाल। ये हल्का हल्का हंसे ना, ये जो आप निमा हंसते भी है ना साथ, उस वजह से थोड़े गड़बड़ होती है। जी हाँ। मेरे चेहरे पे वैसे स्माइल रहती है, मैं हंसती ना। बंद करना स्माइल, एडी रही नहीं तो मोनालिसा। तो सर मोनालिसा तुसी कभी नाकाम नहीं हो गए। देखिए, मैं अल्लाह के फजल से अंग्रेजी सियासत भी जानता हूँ और पाकिस्तानी सियासत भी। बिल्कुल। अब देखिएगा आपके अगले 3-4 साल में मैंने करना क्या है। बताइए ना। जुनैद साहब, पूरे लाहौर के अंदर मैंने इतने अंडरपास और ब्रिज बना देने हैं कि लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएं। जहाँ जरूरत थी वहाँ बन गए, अब आपने कहाँ बनाने हैं, जहाँ नहीं जरूरत वहाँ भी बना देंगे। जुनैद साहब, जिथे जिथे अगे बने ने ना, मैं उदू उत्ते होर बना देने। तो आप ये तो जानते ही हैं कि चावलों के ऊपर जब दाल पड़ जाती है तो नजर दाल ही आती है, चावल नहीं नजर आता। अच्छा बुज़दार साहब, फिर लगे हाथों एक और काम कर दें। मेरे ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम तक जाने के लिए ना लॉबी से होके जाना पड़ता है, तो मेरे डाइनिंग और ड्राइंग के दरमियान अंडरपास बनवा। सही चेजा घिंदे पेन चेजा नहीं घिंदे, गल च गहराई है, जरा वो देख। बात ये है कि असल में वो घर में अंडरपास इसलिए चाहते हैं कि भाभी हमारी जब ग्राउंड फ्लोर पे इनको फैंटी लगाती है तो चीखों की आवाज मोहल्ले में जाए। ये चाहते हैं कि जब भाभी को गुस्सा चढ़े ये दौड़ के अंडरपास में घुस जाएं, अंदर की चीखें अंदर ही रह जाए। बिल्कुल गलत। हजूर, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी चीखें निकले ताकि मोहल्ले वाले हेल्प को आए फौरन। अगर मोहल्ले वाले हेल्प को तो आ जाते हैं, मारा जाऊं। और मेरे भाई हेल्प को तो आ जाते हैं, मगर सारे मोहल्ले में गंदे भी तो हो जाते हैं ना। अच्छा बुज़दार साहब, आप 8 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, पीडीएम का एहतजाज तो नुक्ता अरूज को छू रहा है, लाहौर में जलसा है। जुनैद साहब, अब सारे लाहौर वालों को बल्कि सारे पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि ये अपने मतलब के लिए, अपनी जरूरत के लिए, ये बचने के लिए बाहर निकल रहे हैं। वरना जितना कोरोना फैला हुआ है, कोई भी समझदार आदमी जो है वो बाहर निकल सकता है। अभी ये नून लीग वाले उधर लक्ष्मी चौक में बाट कढ़ाई पे बैठ के तो कढ़ाइयां ठूस रहे हैं। ये कौन सा आवाम के लिए निकले हुए हैं? मैं पहले सुबह ही समझ गया था जब ये निकले थे कि इनको भूख लगी हुई है। जब मैंने फिर वीडियो देखी है ना, बाट कढ़ाई पे बैठे हुए और आगे कढ़ाइयां रखी हुई हैं सब ने। जुनैद साहब, ये सिर्फ खाने पीने वाले लोग हैं, इनको खाने पीने के अलावा और कोई चीज नजर ही नहीं आती। इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है।
اب دیکھیں پورے ملک کے اندر کرونا پھیلا ہوا ہے جی بھائی خدا کے واسطے جانے دو تم لوگ اقتدار کے پیچھے لوگوں کو باہر نکال رہے ہو کرونا میں ڈبو رہے ہو گھروں میں بیٹھو تمہیں کیا ہو گیا ادھر ہی ہیں ہم بھی اور ادھر ہی ہیں تم بھی 3 مہینے بعد کرونا ختم ہو جائے گا تو آپ نے جو سانپ نکالنا نکال لینا سانپ سے مجھے یاد آیا یہ بھی دانشور ہے جنید صاحب گزار صاحب یہ دانشوری نہیں یہ موجد بھی ہے سائنٹسٹ بھی ہے اس نے دودھ سوڈا ایجاد کیا تھا اچھا بزدار صاحب یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں آنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں میں نے تو یہ بھی خبر پڑی ہے کہ 28 لیگی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بزدار صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں جنید صاحب اب اندر کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں صرف 28 نہیں اس 28 کو 2 سے ضرب دیں اور نیچے لین کھچ کے تو دیکھیں کیا بنتا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح جو بنتا ہے اس کو پھر 10 سے تقسیم کر دیں تقسیم قادلی کرنا ہے جنید صاحب جب جواب آ جائے تو اس کو گھوٹ کے پکڑ لیں اتنے ارکان دوسری پارٹیوں کے ہماری طرف آ رہے ہیں کہ ہم تو نئی کرسیاں بنوانے کے لیے آرڈر دیتے پھر رہے دوسروں کی کرسیاں روک رہے ہیں آپ اور اپنی کرسیاں آرڈر کر رہے ہیں آپ نہیں جنید صاحب ایسی بات نہیں ہے دوسروں کی کرسیوں پہ پرچہ اور اپنی کرسیوں پہ خرچہ دیکھیں جنید صاحب ہمیں کسی دوسرے کی کوئی ٹینشن نہیں ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جتنی عوام ہمارے ساتھ ہے یہ 11 کے 11 میل کے بھی اتنی عوام اکٹھی نہیں کر سکتے یہ بھی میرے لیڈر نے کہا ہے ایک وہ والی بات جو یہ بزدار کام بہت کر رہا ہے اس کی کمزوری ہے یہ تشہیر نہیں کرتا اور دوسری بات یہ والی کون سی یہ دوسری یہ جو ابھی میں نے بتائی ہے یار میں بھول گیا رش والی سر رش والی ہاں رش والی یہ پہلی وہ والی بات اور یہ دونوں باتیں جنید صاحب سنہری حروف میں لکھانے والی اگر سونا گھاٹ جائے تو میں کو ڈاس چھوڑے آئے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی مطلب کرونا ویکسین مارکیٹ میں آئی نہیں ہے اور اس کو کوئی 10-15 قسم کی جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں سازشی تھیوریاں ہیں ان کا سامنا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر وسیع نہیں تھے چکے پہلے آ رہے اچھا بھائی جان ایک عرصہ ہو گیا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں یہ پولیو ویکسین کے خلاف بڑی عجیب و غریب قسم کی سازشی تھیوریاں آتی ہیں کانسپیریسی تھیوری کہ جناب یہ پولیو ویکسین نہ کرانا اس سے یہ ہو جاتا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہ برطانیہ کی سازش ہے یہ کرونا کی ویکسین کا متعلق بھی شروع ہو گیا ہے میں تو نہیں کہتا کہ وہ جو پولیو ویکسین کے خلاف جو سازشیں ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں ان کا تدارک ہو چکا ہے لیکن ابھی مطلب کرونا ویکسین مارکیٹ میں آئی نہیں ہے اور اس کو کوئی 10-15 قسم کی جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں سازشی تھیوریاں ہیں ان کا سامنا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر وسیع نہیں تھے چکے پہلے آ رہے ہم چاہتے کیا ہیں دیکھو یہ پولیو کے خلاف جو ہم نے یہ کیمپین کی ہے اور اس طرح کے جو ہمیں میسیجز ملتے ہیں واٹس ایپ پہ ملتے ہیں کہ جناب پولیو ویکسینہ لگائیے گا اس سے عورتیں بھانج ہوتی ہیں اور مرد فلاں ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور ہم ثواب سمجھ کے آگے فارورڈ کرتے ہیں اور صرف جاہل طبقہ ہی نہیں میں نے دیکھا ہے کہ پولیو کے خلاف پولیو ویکسین کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو اچھے بھلے بعض پڑھے لکھے لوگ بھی یوں دلیلیں گھڑ گھڑ کے دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مطلب سائنس کی سین بھی نہیں پڑھی ہوتی اور وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سن کے آگے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں مطلب جب کا کرونا پھیلا ہے وہ یورپین اور امریکن اور برٹش وہ بیچارے دن رات ایک کر کے مرنے والے ہو گئے ہیں ویکسین تیار کرنے میں ایتھوں کی طرف پمبے چکی ہیں بندہ میسج کر انہاں لوانا جناب بانج ہو جاتے ہیں نہیں اچھا تمہیں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں کہ یہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں یہ جو سازشی نظریات ہیں یا تھیوریز ہیں اس میں صرف میں حیران رہ گیا ہوں کہ پاکستان انڈیا یا تیسری دنیا کے ملک شامل نہیں ہیں سب سے زیادہ جو یہ کانسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں یہ کرونا ویکسین کے خلاف اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ٹاپ 10 کنٹریز بنائے جائیں تو اس میں امریکہ کا نمبر آتا ہے امریکہ میں 44% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا ویکسین ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات شامل کی گئی ہے اور وہ لگانے سے جو ہے وہ لگوانے سے گریز کر رہے ہیں
अमेरिका में 44% लोग, अच्छा जी। पढ़ी लिखी कौम है, मतलब ये तो मुझे क्या पढ़े लिखे लोग भी बातें कर रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, वैसी बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये लिखे बल्कि आप लिखे ज्यादा है, पढ़े कम है। ये लोग तो कहते हैं आपके माइंड जानवरों जैसे हो जाएंगे। मतलब देखो, इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना कोरोना वैक्सीन का, वो ये है कि इससे इंसान का जो डीएनए है उसको चेंज कर दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इंसान का डीएनए चेंज करके साइंसदानों ने लेना क्या है यार। मतलब कहा जाता है कि जी वो आरएनए दाखिल किया जाता है इंसानी जिस्म में, और जो जीनियाती मवाद है उसके साथ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो शामिल किया जाता है, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान का डीएनए तब्दील कर देगा। यानी डीएनए जो इंसान के यानी बुनियादी यूनिट है इंसान की तख्लीक का, वो तब्दील कर चेंज हो जाएगा। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप आरएनए किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में इंसानी जिस्म में दाखिल करें, वो इंसानी डीएनए को तब्दील नहीं कर सकता। इस वक्त गालिबन 30-40 हज़ार की तादाद में जो है वो ट्रायल के तौर पे या कमर्शियली जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। WHO चीख रहा है कि भाई हमने इन 30-40 हज़ार केसेस में एक केस में भी नहीं देखा, ऑब्जर्व किया कि आरएनए जो है वो डीएनए को जाके चेंज कर देता है। आरएनए जो होता है असल में जो है ना ये वायरस, इसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर होती है, और जो आरएनए है वो इंस्ट्रक्ट करता है प्रोटीन यानी खुलिये के ऊपर एक प्रोटीन लेयर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस पास करता है, जो जब आप पर कोरोना हमला आवर होता है तो वो फिर उसी प्रोटीन लेयर को पहचान कर उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देता है। सादा सी बात है। यानी कि सर हम इसको हिफाजती शील्ड भी कह सकते हैं। हाँ, और यार सबसे जो अहमकाना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं कई मुल्कों में, वो ये है कि जनाब ये कोरोना वैक्सीन ना लगाइएगा, इसमें बच्चों को कत्ल करके उनके फेफड़ों से वैक्सीन बनाई जा रही है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। यार ऐसा ऐसा बंगा आदमी मौजूद है दुनिया के ऊपर है कि एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम ले लूंगा कहीं मुझे महल्ले में फैंटी ना लगा दे। मुझे कहता है कि यार सुना ये बड़ा सख्त नुकसानदेह है ये जो कोविड का इंजेक्शन है। तो मैंने कहा सुना है, बातें तो हो रही है। कहता क्या नुकसान को आपको क्या पता चला? मैं कहा जी दस रहने के कोरोना का इंजेक्शन लगाने से जूता खुला हो जाता है। आगे से कहता कि सही कह रहे हो, मुझे भी किसी ने बताया पैर छोटे हो जाते हैं। लगी मेरे साथ एक और बात, बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे हैं कि जनाब कोरोना वैक्सीन ना लगवाइएगा। ये कोरोना वैक्सीन के साथ एक जिस्म में माइक्रोचिप भी दाखिल कर रहे हैं। हाँ, ये बात माइक्रोचिप दाखिल कर देंगे और फिर इंसान ट्रैक हो सकेगा, इंसान ट्रैप हो सकेगा, वो पता नहीं क्या क्या करेगा, इंसान के दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। बिल गेट्स पे ये इल्जाम है जो मतलब करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुके हैं रिसर्च पे, वैक्सीन की तैयारी पे, उस पर ये इल्जाम है कि बिल गेट्स जो है वो दुनिया को फतह करना चाहता है। मुझे नहीं पता बिल गेट्स दुनिया को फतह करके क्या अल्टीमेटली हासिल करना चाहता है। अब बिल गेट्स बेचारा चीख रहा है कि खुदा के लिए मैंने दुनिया फतह करके क्या करनी है, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। माइक्रोचिप दाखिल कर दी जाएगी। अच्छा, एक और मसला, एक जहालत से निकलो तो अगली जहालत तैयार बैठी है। एक लोग ये भी कहते हैं, ये झटकी सी एक कॉन्स्पिरेसी, कहते हैं जी कि 99% लोग तो ठीक हो जाते हैं, तो फिर वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है? उसमें जो है उसमें गालिबन 70-80% कामयाबी की शरह है, तो जब 99% ठीक हो जाते हैं तो फिर वैक्सीन क्यों लेना है? और पहली तो बात है कि 99 वाली ये जो फिगर है ये गलत है, ये 96 पॉइंट समथिंग है, और उसमें फिर WHO ने इस बात की तस्दीक की है, इस कॉन्स्पिरेसी को दूर करने के लिए कहा है कि खुदा के इस बात को समझो कि 60 साल से ज्यादा के जो मरीज जिनको कोरोना हो रहा है उनमें से जो शरह अमवात है वो 20% को टच कर रही है। ये जो हम टोटल कर रहे हैं वो कम है। तो दूसरी बात ये भी ज़हन में रखें खुदा के लिए कि जिन लोगों को एक बार कोरोना हो जाता है उनसे पूछें कि उनके जिस्म में कोई ना कोई ऐसा साइन रह जाता है। कोई कहता है जी थकावट है, कोई कहता है जी कि मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, निशानी छोड़ देता है। निशानी बिल्कुल ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई थोड़ी बहुत निशानी कोरोना छोड़ जाता है। मैं आपको आज बड़ी अहम बात बताऊं जी, जुल्फी ने हाथ बन्ने होना तो लगता है हकीम ने इन्हों किया कि अपने पेट नू गंढ दे लै खोल दो आप, इससे ठीक हो जाए। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ और सवाल हल होने को है और उधर से मुर्गी की आवाज आई है,
یہ اعلان ہے جنید صاحب کے اس نے کے سوال کا جواب درست ہے. نہیں اس نے انڈا دے دیا ہے. ناظرین کرونا کے باعث تعلیمی ادارے تو بند ہیں لیکن اس دوران ہمارے اساتذہ کرام کی مصروفیات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مضامین کے اساتذہ کرام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جنید صاحب, بہت شکریہ. میں یقین مانے دل سے بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اساتذہ کے دل کی آواز, ان کی مشکلات بلند کی ہیں. مجید صاحب اصل میں ہم دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے نا, فروغ تعلیم. یہ اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہیں سے کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہمارا مقصد ایک ہے تو ہماری پیمنٹ کیوں نہیں ایک؟ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ اینکر حضرات, صحافی حضرات کتنے پیسے کما رہے ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں ان کی جو چند ہزار روپے تنخواہ ہے اس پہ بھی باقاعدہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. چلے پھر کھل کے بات کر لیتے ہیں سر. مقصد ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے, آپ کا مقصد بھی لافٹر لینا ہے اور میرا مقصد بھی لافٹر لینا ہے. نہیں بات نہیں, اللہ معاف کرے, لافٹر نہیں لینے آتا. میں جنید صاحب جب ٹیچر کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. کیا کہنے تیرے جنید صاحب دکھ پھولنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں یہ جو آن لائن ہم نے کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں کتنی ٹف جاب ہے یہ. اوپر سے یہ لوگ جو ہیں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسکولوں میں نہیں آتے اور تنخواہیں لے رہے ہیں. 2020 میں ایک اندازے کے مطابق آپ لوگ صرف 3 ماہ کے لیے اسکول آئے. جنید صاحب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ واہ 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 واہ. بات ہی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا نہیں ہے. اور جنید صاحب آن لائن پڑھانا جو ہے نا بچوں کو, وہ کلاس میں جا کے پڑھانے سے کوئی 10 گنا زیادہ مشکل ہے. بالکل. جنید صاحب آپ میری مثال لے لیں مجید کی. ماسٹر مجید نے گھر میں ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں دیسی. اچھا. دیسی مرغیاں. جنید صاحب اب سوال جو ہے وہ حل ہونے کو ہے. آن لائن پڑھا رہا ہوں, کلاس لے رہا ہوں اور سوال حل ہونے کو ہے, اور ادھر سے مرغی کی آواز آئی ہے. یہ اعلان ہے جنید صاحب کے اس نے کے سوال کا جواب درست ہے. نہیں اس نے انڈا دے دیا ہے. دیسی انڈا کہاں ملتا ہے مارکیٹ میں؟ اب انڈا دیکھیں یا اسٹوڈنٹ دیکھیں. اب جب مرغی انڈا دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میں نے انڈا دے دیا ہے تو جا کے مرغی کے ڈڑبے سے انڈا اٹھا کے لانا ہوتا ہے. میں نہیں جا رہا جنید صاحب, میں نہیں جا رہا. اس کے اعلان کے باوجود میں کہہ رہا ہوں سوال حل ہوگا تو جاؤں گا. کون چھوڑتا ہے دیسی انڈا, وہ بھی اصلی. اچھا شام صاحب آپ فرمائیں نا, آپ بھی آن لائن کلاسز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں میں بتا رہا ہوں جنید سوری میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہوں گے میرے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مشکل میں آن لائن کلاس دیتا ہوں کہ میرے گھر میں سایہ ہے, اور یقین کریں وہ جن جو ہے میرے گھر میں وہ تعلیم کے سخت خلاف ہے. میں نے دیکھا جس گھر میں بھی کوئی خوبصورت شخص ہو نا وہاں پہ سایہ ہوتا ہے جن کا. اب دیکھیں جنید صاحب آن لائن لیکچر دے رہا ہو بندہ تو پیچھے سے جن آگے کبھی ایسے کر دے کبھی ایسے کر دے, وہ جاتا نہیں. جب تک میں کروں نا تب جاتا ہے. یہ جن کہ آپ کا بھانجا ہے جو ادھر سے ایسے شمس صاحب میں تو اس جن کی دلیری کو داد دیتا ہوں جو آپ کے قریب سے ادھر سے اور ادھر سے گزرتا ہے. جنید صاحب آپ جن کو داد نہ دیں, جن کو داد دینی چاہیے ان کو دیں. نہیں ہم آپ کو داد دیتے ہیں. آپ کی ان نامساعد حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ مرکوز رکھنا انتہائی ٹف کام ہے. ادھار اٹھا کے ڈیٹا کرواتے ہیں جی, پھر پیکج کروا کے بات کرتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں, لیکن وہ میرا خیال حکومت پنجاب نے ایسا قدم یہ اٹھایا کہ جو آئی ٹی ٹیچرز ہیں ان کو ماہانہ کمپیوٹر الاؤنس دینے کا اعلان کیا. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر الاؤنس بھی ملنا چاہیے اور توجہ مرکوز الاؤنس بھی ملنا چاہیے. توجہ مرکوز کرنا ہے پڑھائی کے اوپر, گھر میں رہ کے ارد گرد آپ کے فیملی بھی پھر رہی ہے اور پیچھے سے باہر سے. اب ٹیچر جو ہوتے ہیں جنید صاحب کوئی وہ فیز 5 یا فیز 6 میں تو نہیں رہتے. بالکل صحیح. وہ تو چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں, گلی کوچوں میں رہتے ہیں, چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں, اور ان گلی کوچوں میں
जो बाहर छाबड़ी फरोश हैं, फेस 5 में किसी फेस से जाते हैं ना लोग। हाँ जाहिर है, और वो फेस आपके पास नहीं है। तो जुनैद मियाँ इन छाबड़ी फरोशों की आवाजों को दबा के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल पड़े। क्या मंजर होता है जब आप कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बाहर से कोई गुजरता है, रद्दी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सुनता रहता हूँ प्रोग्राम बड़ी आपका। आवाज है जी। अब माशाल्लाह खूब जर्नलिज्म से छाबड़ी फरोश में घुसे हैं। अब आप ये देखें जुनैद साहब के टीचर जो है वो ऑनलाइन बच्चों को कह रहा है कि बेटे इस हवाले से न्यूटन ने कहा था, तो बाहर से आवाज आ जाए, आ जाओ बच्चे हो, आ जाओ बालो, पापड़ा वाला आया जे, और अंदर टीचर कह रहा है कि न्यूटन ने कहा था। वाह वाह, खैर से मजीद साहब की आवाज ही ऐसी है, लगता है अभी पाकिस्तान बनना है। बंद करेगा पाकिस्तान। जुनैद साहब, बहुत ये मुश्किल दुख, हालात है। ये जो इसमें दर्द पाया जाता है, बहुत मेरी ज्यादा आवाज, पाया जाता है सर। बहुत वो हर टीचर के दिल में पाया जाता है। हम लोग जो हैं, हम चाहते ये हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये जो पाकिस्तान दिया है, हम इसको अब बना के इसको दिखा। ज़ेवर तालीम से आ रहा है। जिया लेकिन सर मैंने 2-3 दिन पहले अखबार में कहीं खबर पढ़ी थी कि जो आप लोगों को सरकारी स्कूलों में टारगेट दिया जाता है नए दाखिले करने के लिए, उसमें बहुत बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। टारगेट पूरा करने के लिए मैंने सुना है कि लाखों की तादाद में जाली दाखिले किए गए हैं। जुनैद साहब देखें, ये तरीका कार ही गलत है। एक टीचर को आप अगर टारगेट पूरा ना करने की वजह से कहीं दूर ट्रांसफर कर देंगे, तो उस बेचारे ने फिर होछे हथकंडों पे ही उतरना है ना टारगेट पूरा करने के लिए। जो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मजीद साहब। देखो इतनी कम तनख्वाह में जेवर तालीम से कौम को आरास्ता करना और फिर दूसरी जगह आपका तबादला हो जाए, वो उससे भी मुश्किल काम है। और जब जेवर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। नहीं, उस जेवर की बात नहीं हो रही। देखे अशबीर साहब दी गल नू सुटने ना पाओ। मैं आपको जुनैद साहब बता रहा हूं कि इस कौम को जिस तरह टीचर जेवर तालीम से आरास्ता का असल जेवर ही है जे जुनैद साहब, अब तुसी जिस जेवर दी गल कर रहे हो ना, सोने का भाव चढ़ गया, वो केड़ा जेवर जी? वो तो जुनैद साहब कान पट्टी ते पिस्तौल रख के 250 दी डाकू खो के ले जाता है। ये जो तालीम है, इल्म ऐसा जेवर है जो ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना आपसे गुम हो सकता है। मजीद साहब, जो आपके पास 5 तोले का सेट है वो मुझे दे दें सोने का, और मुझसे 250 किताबें ले लें। वो बड़े साइज का है वो वाला सेट, क्यों वो दी मुंदरी च लात फसानी हूं अपनी। प्लीज खुदा के लिए जुनैद साहब, ये ऑनलाइन क्लासें प्लीज बंद करवा दें। क्यों? अभी मैं कनेक्शन सेट कर रहा होता हूँ तो पीरियड का टाइम निकल जाता है। तो पीरियड तो पहले सेट करो ना, दाल चौल दी परात परे करो ते कनेक्शन सेट करो ताकि तुहानू पता होवे कि मैं अगो क्लास लेनी है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं हमारे अपना मोहतरम शेख रशीद साहब, हाँ जी, वो कहते हैं कि मेरी अपनी पार्टी है और मैं उसका सरबराह हूँ। उनको जब वियारते दाखिला दी गई है ना, तो हाँ खुशी नाल उन्होंने गले च पीटीआई दा स्कार्फ पा लिया, पहन लिया। भुल भल गए कि मैं ते अवामी मुस्लिम लीग दा सरबराह सा। लो जी, जो पाकिस्तान की सियासी पोजीशन जा रही है ना, हाँ जी, उस हवाले से 3-4 दिलचस्प बातें मैं करनी चाह रहा हूँ। जी। सबसे पहले तो आपने देखा है कि हमारी जो मशीर इतलात और नशरियात ऑफ उस्मान बुज़दार साहब हैं, डॉक्टर फरदौस आयशा कमान साहब, जी, उन्होंने जो ईंटें तोड़ने का मुजाहरा किया है, एक तो पटियालियां की जान निकल गई, दूसरा ये भी पता चला है कि वो सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की शागिर्द नहीं है,
वो एम अशरफ ताई की भी शागिर्द है। एक पट्टे वालों की जान निकल गई है और जिस ख्याल से उन्होंने ये मुजाहरा किया है हाँ। अपोजिशन की जान भी निकल निकल गई है, हाँ। यार देखो तो सही, सचमुच ईंटें तोड़ दी हैं ईमान से। मैं हैरान हो गया हूँ। मैं लाड किया करता था कि आपा कसोन मारो इन्हें। मैं तो एगो मजाक च भी नहीं कदी कहना। ना वो इट्टां दा हाल कर देने, मेरा तो चिकना चूर कर देने। वो क्या है मारन मुखी कड्डण जान गुजरा वाले दे पलवान ये मुल्तान दे मेरे सोने शहर मुल्तान दे पलवान मारन मुक्की कड्डण जान खांदे गिरियां ते बादाम। खैर आपा गिरियां बादाम ते नहीं खांदे, आपा तो सुनिया हाथ ना ले हो जे दाल चौल खांदे ने। सुभान अल्लाह। बहरहाल आई एम सॉरी, मैं पिछली सारी कॉमेडी की माफी चाहता हूँ। मैंने तो अब आपा फरदौसा शकवान साहबा का किया भी ना अगर गेटअप, हाँ जी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको डॉक्टर ही लगूंगा। अजीजी मुझे तो बड़ी खुशी, मुझे तो आपा पे नाज है, पहले मौके में तोड़ दी, मिसिंग नहीं की। यार ये ना वेखते सही इट्टां तरोड़ छड़ियां ने, कोई छोटी गल ते नहीं है। जिसने वो वीडियो देखी है अपोजिशन लीडर ने, हाँ जी। उसने एक लम्हे के लिए ईंटों की जगह अपना मुंह विजुलाइज किया है। देखो यार, अगर मैं नीचे आ गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं तो चाह रहा था कि आपा को एक सजेशन दूंगा, क्या सर? अब मैं डरते हुए नहीं दे रहा। अच्छा, बार बार कह देती है ना तुरप के पत्ते हमारे पास है, तो मैं चाहता सा आपा नु दसा आपा जेड़े ताज खेडण वाले बाबे ने ना ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ तुरप दे पत्ते, ਤੁਰਪ ਕੇ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ मेरे पास ਪਾਸ। है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਰਪ ਕੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हालांकि मैं दारे च बहन वाले बंदे च भी बहना। और दूसरी बात, मैं जो आज बड़ी एंजॉय कर रहा था, बहुत मुझे मजा आया। जी सर। अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं हमारे अपना मोहतरम शेख रशीद साहब, हाँ जी, वो कहते हैं कि मेरी अपनी पार्टी है और मैं उसका सरबराह हूँ। उनको जब विजारत दाखिला दी गई है ना, तो हाँ खुशी नाल उन्होंने गले च पीटीआई दा स्कार्फ पा लिया, पहन लिया। तो भुल भल गए कि मैं ते अवामी मुस्लिम लीग दा सरबराह सा। मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो पीटीआई का स्कार्फ पहना ना, शायद इसलिए पहना कि शायद खान साहब वेख के कदी विजारत होर मेरे अल सुट दी। बहरहाल मुझे अफसोस ये हुआ कि इन्होंने खुद ही आज अपनी अवामी मुस्लिम लीग खत्म कर दी है, क्योंकि स्कार्फ डाल के गले में ये जाहिर किया कि मैं पीटीआई का बंदा हूँ। ते अवामी मुस्लिम लीग ते शेख रशीद तो अलावा उते फर्नीचर भी नहीं पे, वो तो मुक गई ना ऑटोमेटिक ही। अच्छा, ये तो थी दिलचस्प खबरें जिनके मतलब मैंने बात करनी थी जी। एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अहम खबर भी मैंने पढ़ी। अच्छा, और पाजनाज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। इस नवंबर के महीने में ना जी, मंशियात के हवाले से ये जो लाहौर की पुलिस है, हाँ जी, उसने को 550 जो है ना जी वो रिपोर्टें दर्ज की हैं। अच्छा, मंशियात इतनी तेजी से जो फैल रही है, जिस पे ये जुनैद ने 5-6 दफा गुफ्तगू भी बात भी की है, हाँ जी। स्कूलों कॉलेजों के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये मंशियात का इस्तेमाल हो ज्यादा हो रहा है, हाँ। उस हवाले से वो जो है ना जी अपना ये डीआईजी ऑपरेशन अशफाक अहमद खान, जी जी, उनका लिखा हुआ था को बयान है। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की हुई है बच्चों के वालिदैन से कि खुदा वास्ते अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। ये तो जुनैद ने भी काफी दफा हाँ ये बात की है, और ये अब बड़ी अहम बात होती जा रही है, बड़ी अहम। बच्चे जो हैं, आप यकीन करें, इतना फैल गया है नशा यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में कि इसका कोई अल्लाह माफ करे बड़ा खौफनाक ना रिजल्ट। ये सारों को मिलके इस मसले से निपटना पड़ेगा। ये कह देना कि जी कॉलेज इंतजामिया, स्कूल इंतजामिया कुछ करे, पुलिस कुछ करे, हुकूमत कुछ करे, माँ बाप कुछ करें, ये सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा। अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपने तालीमी इदारे की इंतजामिया जो है वो तालीमी इदारों पे ध्यान रखें। पुलिस का काम है कि कानून का सख्त से सख्त निफाज करें और जीरो टॉलरेंस रखें मनशियात। 550 रिपोर्ट एक महीने में नवंबर के, हाँ जी, जरा हिसाब लाओ ना किधर नशा पहुंचे। ये जो 550 मैं बता रहा हूँ, ये मंशियात फरोश पकड़े हैं ये लाहौर पुलिस ने और उनको अंदर दिया है। इतनी खौफनाक सूरत हाल। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल। और चलते चलते एक छोटी सी बात, ये लोग कहते हैं रिश्तों में माजरत और शुक्रिया नहीं होता।
हालांकि यही दो अल्फाज रिश्तों को बचाते हैं। बहुत खुश अच्छे, बहुत रहें, अच्छे। खुश रखें। कर तो आपसे ली थी मुलाकात- माजरत, अब क्या कहते हो? रोटी खाने इसकी टेबल पे बैठ गया हूं मैं परसों, गुर्दे कीमा मेरे को रोड़ गया। गुर्दे कीमा रोड़ा भी अपनी तरफ है सारा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।